प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं मॉडल सेट 1 जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ, उसका हम लोग ग्रुप जो सी है सेक्शन सी उसको करेंगे। ये और बी को हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से देखे थे। आज हम लोग सेक्शन सी में जितना भी प्रश्न है 15 से लेकर 19 तक प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी का जो पहला और 15 नंबर है जो प्रश्न इसका क्या है। देखिए, दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर B³ है। आकृति देखिए, आकृति उसके बाद दर्शाइए कहा गया है। फर्स्ट नंबर में आपको कहा गया है APD सर्वांगसम है C³ B, दूसरा है AP बराबर C³, तीसरा है AQB सर्वांगसम है CPD और चौथा है AQ बराबर CP और पांचवा है APC³ एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी लंबा नहीं है। हम लोग बिल्कुल इसे आसान तरीके से हल करेंगे। तो इसका जो फिगर है आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो आकृति है वो इस तरह से दिया हुआ है। ये कोण 3, 2, 1, 4 हमने अपने से माना है क्योंकि इसका काम में ये हमारा जो कोण है काम में आने वाला है। तो आइए इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न हमको 15 नंबर का जो पहला प्रश्न हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है वो क्या हमारा 1 नंबर। सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज C³ B। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका जो फिगर है आकृति है उसको और आराम से अच्छे से हल करते हैं। देखिए, ये जो आकृति है इसमें हमें देखना है कि APD और C³ ये दो त्रिभुज कहाँ पर है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर APD इस त्रिभुज की बात की जा रही है और दूसरा जो त्रिभुज है C³ B यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कही जा रही है कि क्या ये सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो कैसे हैं इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हम लिख लेते हैं। आप प्रूफ में लिख दीजिएगा प्रमाण त्रिभुज APD तथा त्रिभुज C³ B में जो जो हमारा कॉमन पार्ट्स होगा उसको हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में ये कहा गया था कि जो हमारा ये जो देखेंगे आप आकृति इसमें से हमें कहा गया था क्या कि DP बराबर B³ है। DP बराबर क्या है B³। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DP बराबर B³। इसका रीज़न आप दे दीजिए कि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए दिया है। इसके बाद यहाँ पर आकृति को आप थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, जितना कोण यहाँ पर होगा उतना ही कोण यहाँ पर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक एकांतर कोण बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। इसका रीजन लिख दीजिएगा एकांतर कोण। अब देखिए इसमें और क्या हमें मिल सकता है। देखिए, हमें कहा गया था APD और C³ ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये D जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ही क्या होगा हमारा BC। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये क्या है समांतर चतुर्भुज का भुजा है। देखिए, हम लिख लेते हैं इसको। ये D बराबर BC और यहाँ इसका रीजन लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज की भुजा। और कोई भी ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 चीज़ हमें मिल चुका है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं
त्रिभुज ए पी डी सर्वागसम है त्रिभुज सी क्यूब बी। कौन सा नियम से? देखिए साइड एंगल साइड नियम से। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड एंगल साइड नियम से। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का प्रूफ। अब देखिए इसका 2 नंबर जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो क्या कहा गया था? देखिए 2 नंबर कहा गया था हमें कि ए पी बराबर सी क्यूब, ए पी बराबर सी क्यूब। तो एक बार फिर से हम लोग आकृति को देखते हैं। देखिए कहता क्या है, जितना ये पी है उतना ही क्या है सी क्यूब। तो ये बिल्कुल उतना ही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी पी सी टी। तो ये हमें दूसरे नंबर का भी प्रश्न का हमको पता चल गया। अब देखिए हम तीसरा जो हमें कहा गया इसमें हल करने के लिए वो क्या कहा गया है, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है इसलिए ये पी बराबर सी क्यूब हो गया। तो दूसरे का भी हम हल हो गया है। अब तीसरा नंबर में देखिए हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है त्रिभुज ये क्यूब बी सर्वागसम है त्रिभुज सी पी डी। अब हम लोग फिगर पे देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ हमें दिख रहा है। तो देखिए ए क्यूब बी, ये क्यूब बी। तो देखेंगे अब यहाँ पर ये क्यूब और बी, और दूसरा जो है हमारा वो क्या है सी पी डी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। तो कैसे सर्वागसम है देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जितना हमारा होगा बी क्यूब उतना ही होगा क्या डी पी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया था जितना हमारा होगा बी क्यूब उतना क्या जाएगा डी पी या फिर पी डी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 नंबर में कि बी क्यूब बराबर पी डी या डी पी, आप जो लिख सकते हैं। और इसका रीज़न आप लिख सकते हैं दिया है, क्या ये हमें प्रश्न में ही दिया है। अब दूसरा जो रीज़न है हमारा वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए ये जो हमारा ये दोनों त्रिभुज जो है इसमें कोण 3 और इसमें कोण 4 है। तो यहाँ पर भी कौन सा कोण बन रहा है? एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, और इसका जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ें हमें यहाँ पर मिल चुका है, और कोई भी सर्वागसम त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब जो तीसरा चीज़ हमें मिलेगा वो क्या मिल सकता है इसमें? तो देखिए हम देखते हैं कि इन दोनों में से क्या मिल सकता है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे आप कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जितना भाग आपका ये होगा, जैसे देखिए ये भी और यहाँ पर क्या है सी डी, ये क्या है समांतर चतुर्भुज का भुजा है। तो हम लोग इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और ये क्या आ जाएगा समांतर चतुर्भुज की भुजा। समांतर चतुर्भुज की भुजा, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ये क्यूब बी सर्वागसम है त्रिभुज सी पी डी। कौन सा नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका जो चौथा पार्ट हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, आइए देखते हैं चौथा पार्ट क्या है हमें सिद्ध करने के लिए। देखिए चौथे नंबर में जो हमें सिद्ध करना है वो ये करना है कि चौथा नंबर क्या है हमारा ए क्यूब बराबर सी पी, ए क्यूब बराबर सी पी। तो देखेंगे आप आकृति में अच्छे से, ये क्यूब देखिए ये क्यूब
और सी पी, ये भी हमारा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा अपने सिद्ध हो चुका है सी पी सी टी से। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न हमको सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, 5 नंबर जो प्रश्न हमको सिद्ध करना है, इसमें कहा गया है कि ए पी सी क्यूब एक समांतर चतुर्भुज है, ये पी सी क्यूब एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए करना क्या है हमें कि यहाँ से हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, जो हमारा ये पी और सी क्यूब है, ए पी बराबर जो सी क्यूब है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो हमारा लास्ट में मिला है, क्या मिला है, ए क्यूब बराबर सी पी, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये पी और सी क्यूब, ये पी बराबर क्या है, सी क्यूब, और जो दूसरा समीकरण है ए क्यूब बराबर सी पी। तो ये जो दोनों होगा, यहाँ पर देखेंगे ये पी बराबर सी क्यूब और दूसरा जो है क्या है, ए क्यूब बराबर सी पी। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ए पी सी क्यूब एक समांतर चतुर्भुज है, और हमने पांचों पार्ट्स को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर लिया है। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है 16 नंबर में, कि सिद्ध कीजिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखिए सिद्ध हमको ये करना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अगर वो बराबर होते हैं तो फिर वो कैसे होते हैं, उसी को हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसे भी बिल्कुल आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न को हल करने से पहले इस फिगर को थोड़ा सा आकृति को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें बेसिकली हमें सिद्ध क्या करने कहा गया है, कहा गया कि जो क्षेत्रफल होगा, देखेंगे आप ये बी सी डी बराबर क्या किसके होगा, देखिए यहाँ पर ई एफ सी डी इसके बराबर, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो आधार है ये बी सी डी और ई एफ सी डी का, वो क्या है, डी और सी। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आइए शुरू से इसको बिल्कुल आसानी से करते हैं। करना क्या, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज बन रहा है, ये डी ई और बी सी एफ, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा कोण 1 है, ये हमारा कोण 1 है, और इसको मान लेते हैं हम कोण 2, इसको कोण 2, और इसको मान लेते हैं कोण 3। ठीक इसी प्रकार इसको मान लेते हैं हम 4, और इसको मान लेते हैं कोण 5, और इस कोण को मान लेते हैं कोण नंबर 6। अब देखिए क्या करना है हमें, कि सबसे पहले लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए ये हमारा 16 नंबर का प्रश्न है सेक्शन सी का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ कौन सा, देखेंगे आप यहाँ पर ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, ई एफ
सी डी। तो देखिए इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ में आप दे दीजिएगा प्रमाण में। त्रिभुज ए डी ई, देखेंगे यहाँ पर आप त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई तथा त्रिभुज किस में, देखिए यहाँ पर बी सी एफ में, बी सी एफ में, इन दोनों में से क्या क्या हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोण एक का संगत कोण क्या हो जाएगा, 4। ये का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण 4, या इसका रीजन लिख दीजिएगा संगत कोण। ठीक इसी तरह से जो हमारा हो जाएगा कोण 2, यहाँ पर देखेंगे आप जितना कोण 2 होगा उतना ही वैसे क्या हो जाएगा कोण 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5, और इसका भी आप कारण लिख दीजिएगा संगत कोण, संगत कोण। अब तीसरा जो हमें देख सकते हैं इसमें से, वो क्या दिख रहा है हम लोग को कि ई डी, हम पहले त्रिभुज बात कर रहे हैं ये डी ई में, इसमें देखिए ई डी किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है किसका, एफ सी, या फिर आप सी एफ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई डी बराबर ई डी बराबर एफ सी, समांतर चतुर्भुज की क्या लिख सकते हैं इसको हम, सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो देखेंगे यहाँ पर आप कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए डी ए सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ। कौन सा नियम से, इसे आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम से। देखिए क्योंकि 2 बार आपका कोण आया है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर हम लिखे 1 बार कोण 1 बार कोण 1 बार साइड। अब देखिए यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, इससे ये सिद्ध हो गया कि एरिया ऑफ जितना होगा ये डी ई, जितना होगा ये डी ई, उतना ही क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बी सी एफ, इतना ही क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बी सी एफ, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बी सी एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको इसलिए समीकरण 1 माने क्योंकि इसका आगे में हमें काम आने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी। तो ये हमें मिल कैसे सकता है, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी हम लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए डी ई है, एरिया ऑफ ए डी ई, यहाँ देखेंगे आप एरिया ऑफ ए डी ई, इसमें अगर हम ई बी सी डी इसको यदि हम जोड़ दें तो ये हमारे ई एफ क्या हो सकता है, ई एफ सी डी के बराबर हो सकता है। कैसे, देखिए हमें बेसिकली सिद्ध करना है ई एफ सी डी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये डी ई में
जोड़ देंगे किसको, बी ई बी सी डी को। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ये डी ई, एरिया ऑफ ये डी ई, अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, किसको जोड़ देते हैं, ई बी सी और डी को, ये अगर पूरा हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ई एफ सी डी, और यही हमें सिद्ध भी करना है। तो देखिए कैसे हम कर देंगे, एरिया जोड़ देंगे किसको, ई बी सी डी को, ई बी सी डी को। इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ, अब हम ए डी ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ। क्यों लिख सकते हैं, देखिए इस ए डी ई के जगह पर हम बी सी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ बी सी एफ, और फिर जोड़ देंगे क्या, ई बी सी डी, ई बी सी डी। जब आपको फिर से हम फिगर पे लेके आ रहे हैं, देखिए जो हमारा एरिया है बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, इसमें हम किसको जोड़ रहे हैं, ई बी सी डी, तो इतना हमारा क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको ये भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो 17 नंबर है। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण वाई बराबर 30 डिग्री, जेड बराबर 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर हो। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्रॉप करने छोड़ रहे हैं क्योंकि स्केल की सुविधा नहीं है अभी यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से बाद में हम बनाएंगे। अब इसका चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर को। तो 18 नंबर में क्या कहा गया है, 18 नंबर में कहा गया है देखिए कि एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। देखिए आकृति, मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, एक ओर 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 मीटर प्रति रुपये की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए आसानी प्रश्न है, ये कुछ त्रिभुजाकार खेत है या पार्क आप जो कह सकते हैं। इसके भुजाएं दिया है 50 मीटर, 120 मीटर और 80 मीटर। इसमें उसको क्या करना है कि धनिया लगाना है और एक तरफ उसको घास भी उगानी है, और एक जगह भी वो छोड़ा है देखिए 3 मीटर खिड़की के रूप से, गेट का मान लीजिए गेट की तरह। तो क्या होगा कि इसके चारों ओर जो बाड़ लगाया है इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्क है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर घास उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल लग सकता है उसको हल करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते चलते हैं। सबसे पहले हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, यह चाहिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मिलेगा कहाँ से, ये हमें प्रश्न में भुजाएं दी गई है, आप देख सकते हैं प्रश्न में हमें भुजाएं दी गई है। तो आइए लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा नंबर प्रश्न है, 18वां नंबर प्रश्न है। देखिए लिख लेते हैं, ये 18 नंबर प्रश्न है हमारा। अब देखिए भुजा जो हमारा ए बराबर होगा, इसको मान लेते हैं हम कितना है 50 मीटर, बी बराबर हमारा है 80 मीटर और सी बराबर कितना है 120 मीटर, 120 मीटर। अब इसका करेंगे क्या, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये का मान हो जाएगा हमारा 50, बी का मान 80 और सी का मान 120। अब बटे का 2। अब देखिए एस बराबर सबको जोड़िएगा, 180 में जोड़िएगा 20, 120 में जोड़िएगा 80 कितना 200 और 200 में जोड़िएगा 50 तो 250, और 2 से क्या करना है डिवाइड करना, भाग करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 125 मीटर आ गया।
अब क्या करेंगे, हम जो घास उगाने का है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, और जब भी किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा दिया रहे तो उसका परिमाप हम लोग जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन का सूत्र से। तो देखिए, इसके लिए हम हीरोन का सूत्र उपयोग कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब हीरोन का सूत्र जानते होंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हमें क्या करना है, हर जगह मान बिठाना है। तो एस का जो मान आया वो कितना आया, 125। फिर यहाँ पर ये एस है जिसके जगह पर रखेंगे 125, और ये का जो मान है हमारा वो कितना है, 50 यानी 50 है। फिर ये एस की जगह पर 125 और घटा देंगे कितना, 80, क्योंकि बी का हम मान कितना रखे थे, 80। अब देखेंगे आप, एस का मान 125 और जो सी का मान था वो था 120। अब देखिए 125 का 125, 125 में से जाएगा 50 तो कितना मिलेगा आपको, इसमें आप घटा के देख लेते हैं। 125 में से जाएगा 50 तो मिल जाएगा आपको 75, और 125 में से जाएगा 80 तो मिलेगा 45, और 125 में जाएगा 120 तो कितना मिलेगा, 5। अब देखिए हमें करना क्या है कि इन सब को दो दो पार्ट में हमें बांटना है, जोड़ा लगाना है, यानी कि पेयर बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए 25 को हम कैसे कर सकते हैं, अगर 25 गुने 5 करें तो 125 हो जाएगा। 75 को यदि हम क्या करते हैं, 15 गुने 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 75। और 45 को यदि हम कर देते हैं क्या, 9 गुने 5 तो 9 पचे 45, और ये 5 का 5 हम रहने देते हैं। अब देखिए जिनका जिनका जोड़ा लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो 2 5 रहे, 1 5 हमारा बाहर हो जाएगा। अब देखिए 1 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 5 हमारा बाहर हो जाएगा। अब देखिए इस 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और जो हमारा बच गया 15, इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुने 5, और ये जो 9 बच गया इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 गुने 5 करेंगे तो 25, 2 5 है तो 1 5 बाहर, और देखेंगे यहाँ पर 2 3 है तो 1 3 बाहर। अब रूट के अंदर जो बच गया 1 5 और 1 3 बच गया, तो 25 5 125, 125 गुने 3 करेगा कितना हो जाएगा, 375। और रूट के अंदर देखिए दोनों अलग संख्या है, इसका तो पेयर बनेगा नहीं, तो ये आपस में गुना हो जाएगा। तो 375 रूट 15 क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, घास उगाने का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बोला गया कि कांटेदार बाड़ लगाने का वह भी ज्ञात कीजिए, जो कांटेदार से बाड़े से उसको घेरेगा उसका जो खर्च होगा वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पार्क का परिमाप निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, पार्क का परिमाप, पार्क का जो परिमाप था वो कितना था, देखिए 50 था, 80 था, 120 था, सबको जोड़े तो 250। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ हमें प्रश्न में कहा गया था, क्या कहा गया था, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, तो इसमें से एक जो स्थान छोड़ा है फाटक के लिए 3 मीटर, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ से। तो अब जो हमें परिमाण मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 247 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ से हम, क्योंकि जो 1 मीटर का जो खर्च है, क्योंकि लिख लीजिए यहाँ पर 1 मीटर का खर्च कितना पड़ता है आपको, 20 रुपया, इसलिए कितना बड़ा लगाना है, 247 मीटर, इसलिए 247 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, 20 गुने 247, और जब सबको गुना करेंगे आप तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको
4,940 इतना रुपया इसमें खर्चा आएगा बाड़ लगाने का। और यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत समझने में नहीं हो। देखिए शुरू में आपको ऐसे लिखना है, जो भुजाएं दी गई है, फिर अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर घास उगाने का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर क्या करना है, हमें पार्क का परिमाप निकाल देना है, और इसमें जो खर्च आएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। आइए अब इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न में कहा गया कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है। आपको दिया गया ये सारी दूरियां, और अब हमें निकालना क्या क्या कहा गया उसको देखते हैं। देखिए 0 से 5 की, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए अंकों से वर्गमाप वाली वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ये देखिए क्या कहा गया है, 0-5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो हमारा ये दूरी है, जो इंजीनियर का घर का जो दूरी है, वो क्या करना, देखिए आपको 0 से लेके पहला अंतराल जो लेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे आप 0 से 5, फिर जैसे देखिए 5 से क्या लेंगे 10, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे ऊंचा जो हमारा श्रेणी होगा, सबसे बड़ा कितना है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अंतराल 5 का होना चाहिए। सबसे बड़ा देखिए 32 है, तो हमारा जो अंतराल बनेगा 30 से तो 32 हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतराल सब में क्या है 5 का है। तो आखिरी जो अंतराल बनेगा 30 और 35 का। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। आप शुरू से केवल बने रहिए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आने वाली है। देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंटन सारणी बनाना है। दूरी जो है 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 के बीच में जो है मिलान चिन्ह जो टेली मार्क होता है, और बारंबारता, यानी हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जैसे 0 से 5 तक कुल कितने ऐसे इंजीनियर हैं जिनका घर का दूरी है। तो देखिए 0 से 5 तक, जिसमें हमें 5 सम्मिलित नहीं करना है। देखिए 1 हो गया, 3, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से आपको क्या करना है कि सबका मान जो है लिख लेना है। तो 0 से 5 तक का जो दूरी है वो कितना है, 5 ऐसे इंजीनियर है जिनका घर का दूरी 0 से 5 किलोमीटर है। अब इसका हम लोग मिलान चिन्ह कैसे करेंगे, देखिए आप जानते होंगे, उम्मीद है कि टेली मार्क आप जानते ही होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, इस पे एक हम चारों को काट देंगे, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप अच्छे से गिन लीजिएगा। हमने गिन लिया है, जो 5 से 10 तक जो दूरी है इंजीनियरों का वो कितना है, 11 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर का दूरी 5 से 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में हम 11 कैसे करेंगे, देखिए 5, 5, ये 5 हो गया, और ये भी 5, 10 हो गया, और ये 11। फिर 10 से 15 किलोमीटर जिनका दूरी है वो ऐसे इंजीनियर मतलब कितने हैं, 11 हैं जिनका घर का दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। तो 5, 5, 10 और 1, 11। अब 15 से 20 तक जो इंजीनियर है, 15 से 20 किलोमीटर ऐसा इस तरह का 9 इंजीनियर है जिनका घर का दूरी कितना है, 15 से 20 किलोमीटर। तो देखिए 5, 7, 5 और 7, 8, 9। इसके बाद जो 20 से 25 है इस तरह का इंजीनियर एक हैं, तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे। फिर 25 से 30 इस तरह का भी इंजीनियर केवल एक ही है, तो एक ही होगा। और 30 से 35 तक का जो इंजीनियर है वो कितने हैं, 2 हैं, तो ये यहाँ पर हम 2 लिख दिए। अब कुल योग यानी कि टोटल सबको जोड़ दीजिए, अगर 40 के बराबर आ गया तो मतलब आपका जो बंटन सारणी है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर 5, 1, 6, 6, 1, 7, 9, 16, 17, 18 और 2, 20 के 0 हाथ में 2, 1, 1, 2 और हाथ का 2, 4। ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। साथ ही जैकबोर्ड से हर अपडेट को जानने के लिए इस चैनल पर आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।